चलो क्लास कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने आईटीसी का पूरा यहाँ तक समझ लिया। उसके बाद हम यहाँ से नया टॉपिक शुरू हो रहा है। देखो 3.11 जॉब वर्क। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, इसको ज़्यादा मैं टाइम डिवोट नहीं करूँगा, ये सेल्फ स्टडी वाले टॉपिक है। जॉब वर्क का मतलब क्या है, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। देखो, एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज ऑन इनपुट्स या सेमी फिनिश्ड इनपुट्स एज पर द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर आर नोन एज जॉब वर्क। सिंपल। मेरे बिहाफ में, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं मेन पर्सन हूँ, मेरे बिहाफ में कुछ लोग ग्रुप बना के जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं वो मेरे बिहाफ में कुछ काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगरबत्ती कंपनी हूँ, मैं एक कंपनी चलाता हूँ, लेकिन अगरबत्ती का जो एक असेंबलिंग का काम है, मोमबत्ती जो बनाने का काम है, वो मैंने छोटे छोटे मैन्युफैक्चर को दे रखा है। तो वो जो मैन्युफैक्चर जो किसी और के बिहाफ में काम करते हैं बैकग्राउंड में, उसे हम बोलते हैं जॉब वर्कर। और जिसके बिहाफ में काम करते हैं उसे बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, क्वेश्चन 33 भी क्लियर हो गया। 34 में लिखा हुआ डिफाइन द टर्म टैक्सेबल पर्सन। ये डेफिनेशन देखो, पहले भी हम समझ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड। सिंपल जीएसटी में लिखा हुआ है, जो रजिस्टर्ड हो गया वो टैक्सेबल पर्सन है, या जो लिमिट के अंदर आ गया। जो हमने लिमिट पढ़ी थी, कितनी पढ़ी थी हमने, 20 लाख। तो जो लिमिट के अंदर आ गया, जो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा एज पर लॉ, उसे हम बोलेंगे टैक्सेबल पर्सन। इसको पढ़ना है बाकी, ठीक है। जिस पे मुझे लगेगा मुझे फोकस करना है उसको मैं टाइम दूंगा, ठीक है। 35 क्या लिखा हुआ है, इज अ जॉब वर्कर एलिजिबल टू ऑब्टेन बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम। अब बताओ, अभी मैंने आपको पढ़ा है जॉब वर्कर और प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, जो मेन पर्सन जो काम किसी से करवा रहा है, और जॉब वर्कर क्या है, जो किसी और का काम कर रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जॉब वर्कर को कंपोजिशन स्कीम मिल सकती है। मतलब वैसे तो जॉब वर्कर भी बिजनेस कर रहा है, उसने भी जीएसटी नंबर लिया होगा, क्या उसे कंपोजिशन स्कीम मिल सकती है? गुड क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है, बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम आर नॉट अवेलेबल टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पर्सन सच एज। कौन है वो लोग? हु इज इंगेज इन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जो सप्लाई देने काम करते हैं, और हु मेक्स एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लायबल ऑन टैक्स अंडर द जीएसटी। मतलब जो सर्विस तो दे रहे हैं, लेकिन सर्विस कौन सी दे रहे हैं? एग्जेम्प्ट सर्विस दे रहे हैं, मतलब जो सर्विस टैक्सेबल है ही नहीं। एंड तीसरा लिखा हुआ है, और हु मेक्स एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड। मतलब जी कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा जो सर्विस देता है। सर्विस भी कौन सी देता है? जो टैक्स के दायरे में नहीं है, और इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करता है। इंटरस्टेट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में, उसे कंपोजिशन स्कीम हम नहीं देंगे, उसे कंपोजिशन स्कीम हम नहीं देंगे। आपको नॉर्मल डीलर के उसमें आके जीएसटी कंप्लायंसेस पूरी करनी पड़ेगी। 36 व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ अ जॉब वर्क। अगर आप जॉब वर्कर हो गए तो कितनी लिमिट को क्रॉस करने के बाद आपको जॉब वर्क का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? मतलब जॉब वर्क एक कैटेगरी है, जॉब वर्क एक कैटेगरी ऑफ पर्सन है, कैटेगरी ऑफ बिजनेस है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा कि मैं जॉब वर्कर हूँ और मैं इस पर्सन के बिहाफ में, इस प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करता हूँ। एज जॉब वर्कर इज अ सर्विस है, द जॉब वर्कर वुड बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड द प्रेस्क्राइब लिमिट। सिंपल सी बात, प्रेस्क्राइब लिमिट जो हमने पढ़ी थी 20 लाख और कुछ राज्यों में 10 लाख, तो यानी उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद ही आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, यानी नॉर्मल लिमिट। ओके। 37 एनालिस्ट द क्राइटेरिया टू डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ जॉब वर्क। अब प्लेस ऑफ सप्लाई जॉब वर्क के लिए क्या होगा? यानी जॉब वर्क जब काम करके वापस देगा प्रिंसिपल को, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेंगे? पहला, in the case of job work the supply of goods after completion of job work by registered job worker shall be treated as supply of goods by the principal। क्या लिखा हुआ है? in case of a job work the supply of goods की बात की जा रही है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क, जैसे ही जॉब वर्क का काम खत्म हुआ, बाय रजिस्टर्ड जॉब वर्कर शैल बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल। जैसे ही जॉब वर्कर अपना काम खत्म करता है, उसी पॉइंट ऑफ टाइम से क्या मान लेंगे हम? प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, उसी जगह को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। दूसरा, गुड सेंट बाय टैक्सेबल पर्सन प्रिंसिपल टू अ जॉब वर्कर एंड लायबल टू जीएसटी विल बी ट्रीटेड सप्लाई। ए सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज सेल एंड ट्रांसफर। अब देखो यहाँ पे, जब प्रिंसिपल सामान भेजेगा किसको? जॉब वर्क को, उसे भी सप्लाई माना गया है। दोबारा ध्यान से सुनो, जब प्रिंसिपल गुड्स भेजेगा किसके पास? जॉब वर्कर को, वो भी एक टर्म सप्लाई है। और जब जॉब वर्कर काम करके प्रिंसिपल को वापस करेगा, वो भी सप्लाई। तीसरा, however the registered person taxable person the principal under intimation of fulfillment of special conditions sends any input and capital goods without payment of tax to a job worker for a job work। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अब प्रिंसिपल अगर जॉब वर्कर को काम करने के लिए दे रहा है तो वो इंस्ट्रक्शन देगा कि ये काम को ऐसे करना है, इसको ऐसे मॉडिफाई करना है, इसमें ये बनाना है, इसको ये नहीं बनाना। तो इंस्ट्रक्शन देने तक सप्लाई तो है, लेकिन वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं। फोर्थ,
फ्रॉम देयर दोज कैन बी सब्सिक्वेंटली सेंड टू अनदर जॉब वर्कर, किसी और को भेजा जा सकता है, एक जॉब वर्कर से सामान को दूसरे जॉब वर्कर के पास भेजा जा सकता है। फिर प्रिंसिपल कैन ईदर ब्रिंग बैक सच इनपुट कैपिटल गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क और अदरवाइज विद इन 1 year और 3 years बीइंग सेंड टू देम। अब देखो ध्यान समझो, अगर आप प्रिंसिपल हैं और आप गुड्स जॉब वर्कर को देते हैं तो आप नॉर्मल सा रूल है काम खत्म होने के बाद ले लो, लेकिन नॉर्मल रूल ये कहता है कि आपके लिए लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है, मतलब मैक्सिमम पीरियड 1 year और 3 year बोला गया है, यानी आप मैक्सिमम 1 साल तक के लिए इनपुट और 3 साल के लिए अगर आपने कैपिटल गुड्स दिया तो वापस ले लो, ये याद रखना है 1 year and 3 year। सप्लाई ऑफ सच इनपुट कैपिटल गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क अदरवाइज विद इन 3 years इन देयर बीइंग सेंट आउट, कब से गिनेंगे, जब से सामान उसने दिया तब से 3 साल गिना जाएगा। फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ जॉब वर्कर ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स विद इन इंडिया और विद और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर एक्सपोर्ट। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें हम क्या पढ़ रहे थे, प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई के हमने 7 पॉइंट पढ़े और 7 पॉइंट के अंदर कुछ रूल्स भी आ गए किसके रिगार्डिंग, गुड्स को डिस्पैच करने की और गुड्स को वापस रिसीव करने की, राइट। 38 डिस्क्राइब द प्रोसीजर प्रोविजन फॉलोड अंडर जॉब वर्कर। अब जॉब वर्कर काम कैसे करता है, जॉब वर्कर का प्रोसेस क्या है, तो इसका मैं पूरा आपको समझा रहा हूँ, इसकी थ्योरी आप पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी थ्योरी आप पूरी पढ़ेंगे, थोड़ी लेंदी इसलिए मैं इसको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। सिंपल आप ये समझो, प्रिंसिपल भी रजिस्टर्ड है, एजेंट जॉब वर्कर भी रजिस्टर्ड है। प्रिंसिपल जो है गुड्स को खरीदेगा, उसके बाद जॉब वर्कर को सप्लाई करेगा, जॉब वर्कर को जब सप्लाई करेगा तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लगाएगा गुड्स को कैसे बनानी है, और उसके बाद जॉब वर्कर उस पर काम करके स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उसको प्रिंसिपल को वापस करेगा, ठीक है। बाकी एक पॉइंट मैं ये पढ़ा रहा हूँ, 5th पॉइंट, ITC shall be allowed to the principal on input sent to job worker even though they sell them directly from job worker premise। ITC बात वापस आ गई। ITC किसको मिलेगा, गुड्स किसकी, प्रिंसिपल की, तो ITC किसको मिलेगा, प्रिंसिपल को, चाहे भले गुड्स जॉब वर्कर के प्रेमाइस से ही डायरेक्टली सेल हो जाए। सेलिंग पॉइंट को हम नहीं पकड़ रहे हैं, ओनर कौन, प्रिंसिपल गुड्स सोल्ड करवा रहा है सीधा जॉब वर्कर के घर से, तो चाहे भले जॉब वर्कर के यहाँ से सोल्ड हो गया उसको ITC मिलेगा, किसको, प्रिंसिपल को। ये पॉइंट पढ़ना है पूरा आपको, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ इनवॉइसेस रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन केस ऑफ अ जॉब वर्कर, कौन कौन से इनवॉइसेस इशू किए जाएंगे इन दोनों की ट्रांजेक्शन के बीच, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू जॉब वर्कर द कंसाइनर में इशू डिलीवरी चलान सीरियली नंबर्ड इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल सही बात है। प्रिंसिपल अभी किसको गुड दे रहा है, जॉब वर्कर को, सेल तो नहीं कर रहा है, सिर्फ ओनरशिप पोजेशन ट्रांसफर कर रहा है, तो क्या इशू करेगा, तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा कंसाइनमेंट का, तो यहाँ पे जो गुड्स भेज रहा है हो गया कंसाइनर, जिसे गुड्स मिल रही है उसे कंसाइनी, तो इसे एक सिंपल सा आप डिलीवरी चलान भेजोगे, उसको सीरियली नंबर्ड करोगे और ये टैक्स इनवॉइस नहीं है। द डिलीवरी चलान शैल बी प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लिकेट, 3 फॉर्म में होगा वो, कैसे कैसे, सिंपल सी बात है। ओरिजिनल कॉपी जिसे हम बोलेंगे कंसाइनी रखेगा, डुप्लीकेट कॉपी किसे रखेगा, ट्रांसपोर्टर जिसके थ्रू सामान जा रहा है, और एक कॉपी तीसरे बजे कौन रखेगा, कंसाइनी रखेगा, सिंपल बात। 40 व्हेन डू जॉब वर्क प्रोविजन बिकम एप्लीकेबल, जॉब वर्क कब लग जाता है, कब आप जॉब वर्क के दायरे में आ जाते हो। फर्स्ट, the provision relating to job work are applicable only when a registered taxable person intend to send taxable goods. In other words, these provisions are not applicable to exempted or not taxable goods, or when the sender is a person other than registered person। बिल्कुल सही बात है, जब आप किसी के बिहाफ में काम करते हो वो गुड्स टैक्सेबल है और आप रजिस्टर्ड हो, वो रजिस्टर्ड है, तो आप जॉब वर्कर के दायरे में आते हो। दूसरा, it is not compulsory that job work provision should be followed by the principal. The principal can send the input and capital goods after payment of GST without following the special procedure. In such a case, job worker would take the input tax credit and supply back the proceed goods after completion of job work on payment of GST. This is very important point। देखो क्या लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है, it is not compulsory that job work provision should be followed by principal। सारे प्रोविजन को फॉलो करना पड़े प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल क्या कर सकता है, प्रिंसिपल कैन सेंड द इनपुट कैपिटल गुड्स आफ्टर पेमेंट ऑफ GST। मैंने जैसे ही जॉब वर्कर के पास भेजा, मैंने उस पर GST लगा दिया और मैंने गवर्नमेंट को जमा करा दिया, विदाउट फॉलोइंग द स्पेशल प्रोसीजर जो हमने पीछे पढ़ा, जो आपको मैंने पढ़ने के लिए बोला। इन सच अ केस जॉब वर्कर वुड टेक द इनपुट। अब क्योंकि GST लगा दिया प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को, तो जॉब वर्कर के लिए इनपुट बन गया, अब उसका बेनिफिट कौन लेगा, जॉब वर्कर लेगा। क्लियर, राइट।
इज जीएसटी पेबल ऑन जॉब वर्क, क्या जीएसटी लगता है जॉब वर्क पे? देखो जरा, जीएसटी विल बी पेबल ऑन जॉब वर्क चार्जेस इंक्लूडिंग ऑफ एनी मटेरियल यूज बाय जॉब वर्कर और एट हिज ओन लेवल, प्रिंसिपल विल बी एंटाइटल्ड टू टैक्स क्रेडिट। बिल्कुल सही बात है। जी हाँ, जॉब वर्कर भी एक काम है, जॉब वर्कर बिजनेस कर रहा है तो अपने जो भी वो काम करेगा, अपनी सर्विस पे जो पेमेंट चार्ज करेगा उस पर जीएसटी लगेगा। और अगर कोई मटेरियल सप्लाई करता है अपने बिहाफ में, एक तो होता है जैसा मुझे कपड़ा दिया गया मैंने सिल दिया, एक होता है कपड़ा दिया उस पर कुछ अपना कपड़ा लगाया और फिर सिला, तो जो अपना कपड़ा लगाया उस पर भी जीएसटी में लगा सकता हूँ। Transitional provision. In case any input or semi-finished goods had been removed before the appointed date from the factory of the manufacturer and sent to a job worker for carrying further processing, testing, repair or similar purpose, at the same is received on or after appointed date, no tax shall be payable if the following condition are satisfied. कब नहीं लगेगा? Underlying goods are returned 6 महीने के अंदर ही वापस हो गई। Declaration of goods हेल्ड बाय जॉब वर्कर्स डन स्पेसिफाइड फॉर्म में डिक्लेरेशन दे दी कि भाई ये मेरी नहीं है, मैं किसी और के बिहाफ में काम कर रहा हूँ। सप्लाई ऑफ सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स इज डन ओनली ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंडिया, और मैंने जो काम किया उसको विद इन टाइम लिमिट दे दिया टैक्स चार्ज करके। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये हमने पहले भी डिस्कशन किया था पॉइंट ऑफ टैक्सेशन पे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फिर से आ चुका है डिटेल से। सीधा क्वेश्चन आता है कि रिवर्स चार्ज क्या है और रिवर्स चार्ज में कौन कौन सी सर्विसेज हैं। तो रिवर्स चार्ज पूरी थ्योरी आप पढ़ेंगे तब समझ लीजिए। नॉर्मली क्या होता है, जो सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस है वो टैक्स लगाता है रेसिपिएंट पे, ठीक है, फिर रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट कर गवर्नमेंट को जमा कराता है, जैसे नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे मेरी फीस दे दीजिए, मैं आपको जब बिल दूंगा आपको फीस में टैक्स लगा दूंगा, आप उस फीस को आप जमा कराएंगे, मुझे कोई टैक्स से मतलब नहीं है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर्विस रिसीवर को टैक्स पे करना पड़ रहा है। लायबिलिटी किसके ऊपर आ गई, टैक्स कलेक्ट करने की, टैक्स जमा कराने की रिसीवर को। दिस इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसको पढ़ना है आपको, ज़्यादा इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। जो क्वेश्चन आना है वो एक बॉक्स है आगे, उसमें से आना है। व्हेन अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर आरसीएम, कब कब करना पड़ेगा, सेम लिमिट वही 20 लाख की और 10 लाख की, जहां इस पे रिवर्स आ गई तो आपको लेना पड़ेगा। एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एंड रिवर्स हैज टू कंपल्सरी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख 10 लाख इज नॉट एप्लीकेबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर आरसीएम में आ गए, अगर मैं पढ़ाऊंगा आरसीएम में कौन कौन आता है, तो आपको लेना पड़ेगा, चाहे आप 1 रुपये का काम करते हो चाहे 20 लाख, यानी 20 लाख और 10 लाख तो सबके लिए है। लेकिन रिवर्स चार्ज में मैंने पढ़ाया भी था, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के अंदर रिवर्स चार्ज आता है, आपको लेना पड़ जाएगा। When a person is required to get registered under RCM, पढ़ा दिया। Can a person paying tax under RCM claim ITC? Very important. Supplier cannot take ITC of GST paid on goods or services used to make supplies on which recipient is liable to pay tax. आप कैसे ले लेंगे, आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई अंडर आरसीएम। तो ये टाइम ऑफ सप्लाई के लिए क्या है, यहाँ पे देखो, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टाइम ऑफ सप्लाई इज अर्लीस्ट स्टॉप। ये फिर से वही पीओटी आ गया, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम कब मानेंगे, फर्स्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जिस दिन मिली, डेट ऑफ पेमेंट दूसरा, और डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जो इसमें से अर्लीस्ट होगा। नॉर्मली क्या है, पेमेंट और रिसिप्ट ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर, लेकिन डिले हो रहा है तो 30 डेज ले लेंगे। डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, फिर हम पेमेंट का वेट नहीं करेंगे। सर्विस है, ये तो हुआ गुड्स का केस। सर्विस है तो क्या होगा, सर्विस है तो क्या होगा, डेट ऑफ पेमेंट एज पर बुक्स पहली बात, और डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ये दो के अंदर अंदर पेमेंट। पहली बात पेमेंट, फर्स्ट कैटेगरी में देखो लिखा हुआ पेमेंट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ डेबिट एंट्री, जिस दिन आप एंट्री करोगे, यानी वही एक्रू की एंट्री और एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर इनमें से कोई डिले है तो 60 डेज मैक्सिमम आपको बुक करना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, पॉइंट ऑफ सप्लाई। चलो चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूरा चार्ट आपको याद रखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सर्विसेज मेंशन करो जहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। तो देखो फटाफट देख लो आप। सप्लाई, एनलिस्ट द वेरियस सप्लाईज ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज। अब ये सर्विसेज का नहीं है, अभी हम चार्ट पढ़ रहे हैं गुड्स का, यानी गुड्स के सप्लाई में रेसिपिएंट को कब पकड़ा जाएगा, यानी सप्लायर न फंस के कौन फंस जाएगा, रेसिपिएंट। तो देखो 3 बॉक्स बने हुए हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या सप्लाई हुआ है, सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन। तो याद क्या रखना है, सप्लायर नहीं देगा, रेसिपिएंट देगा। अब देखो
कैशू नट नॉट शेल्ड और पील्ड। अब इसकी आप देख लेना, ये सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं। तो सप्लाई करने वाला कौन है? खेती किसानी करता है, तो खेती किसानी वाले को तो हम पकड़ेंगे नहीं, उसको तो हम माफ़ी देंगे। तो जो पर्सन रिसीव कर रहा है उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा। बीड़ी रैपर लीव, जो तेंदुआ लीव वगैरह होती हैं, सीज़न में लोग क्या करते हैं, बीड़ी के पत्ते वत्ते का व्यापार करते हैं, तो फिर से वही बात, रेसिपिएंट को पकड़ेंगे। टोबैको लीव, रेसिपिएंट को पकड़ेंगे। कुल मिला के आप ध्यान रखो कि खेती किसानी करने वालों को हम नहीं पकड़ेंगे, जो ले रहा है। अब इनसे लेता कौन होगा? आप खुद सोचो। बीड़ी बनाने वाली कंपनियां बड़ी बड़ी हैं, सिगरेट बनाने वाली कंपनियां बड़ी बड़ी हैं, आईटीसी वगैरह को हम पकड़ेंगे, छोटे मोटे किसान को हम नहीं पकड़ेंगे। सिल्क यार्न रजिस्टर्ड पर्सन को पकड़ेंगे, रॉ कॉटन रजिस्टर्ड पर्सन को पकड़ेंगे। सप्लाई ऑफ लॉटरी अगर आप करते हो, लॉटरी टिकट बेचते हो, सप्लायर कौन है यहाँ पे? गवर्नमेंट वगैरह है, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ेंगे जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो यूज़ व्हीकल वगैरह अगर आप सेल परचेस करते हो तो रजिस्टर्ड पर्सन को पकड़ेंगे। सर्विसेज के केस में देखो, ये चार्ट आपको पूरा याद रखना है। सर्विसेज के केस में क्या है? पहला पॉइंट, एनी सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन हु इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। अब हम यहाँ पे प्रॉब्लम, तो पहला पॉइंट, एनी सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन हु इज लोकेटेड। अब कहाँ से पकड़ के लाएंगे? श्रीलंका में बैठा हुआ है, यानी वहाँ बैठा है जहाँ हम टैक्स नहीं लगा सकते, तो किसको पकड़ लेंगे? रेसिपिएंट को पकड़ लेंगे। रेसिपिएंट अगर कहाँ है? टैक्सेबल टेरिटरी में है तो उसको पकड़ लेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैं आप, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैं आप सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, तो जीटीए हु हैज़ नॉट पेड इंटीग्रेटेड टैक्स, तो किसको पकड़ लेंगे? वो फैक्ट्री, वो कॉर्पोरेट सोसाइटी जो जीटीए की सर्विसेज को ले रहा है। लीगल सर्विसेज, आप लॉयर हैं तो लॉयर से हम टैक्स नहीं लेंगे, जो लॉयर की सर्विस ले रहा है उसको हम पकड़ लेंगे, ठीक है। आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल वगैरह कोर्ट कचहरी का काम हो रहा है तो हम किसको पकड़ेंगे? सर्विस लेने वाले को पकड़ेंगे। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप, जो क्रिकेट वगैरह होते हैं तो कौन? जो दे रहा है उसको नहीं पकड़ेंगे हम, बॉडी को पकड़ेंगे जो टैक्सेबल टेरिटरी में जहां मैच हो रहा है, जहां पे स्पॉन्सर सर्विसेज दी जा रही। सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, ये सब हैं। किस चीज़ की सर्विसेज दे रहे हैं? गवर्नमेंट मिलके रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिपार्टमेंट, पोस्ट और सर्विसेज, ये सारे काम दे रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, 6 पॉइंट दोबारा देखो। सर्विसेज दे रही है कौन? गवर्नमेंट, सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल बॉडी से एमसीडी हो, ये सर्विसेज जिसको देंगी तो देने वाले को नहीं पकड़ेंगे, जो सर्विस ले रहा है उसको पकड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, एक्सक्लूडिंग सर्विसेज कौन सी आरसीएम में नहीं है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज जो गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है, एयरक्राफ्ट की सर्विसेज और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, यानी यहाँ पे नॉर्मल चार्ज है, यानी यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं। ध्यान रखना है 6 पॉइंट को। 6 पॉइंट में नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सर्विसेज देगी तो कौन लगेगा? सर्विस रिसीवर को देना पड़ेगा। लेकिन रेंट वाला केस है, पोस्ट ऑफिस वाला केस है, एयरक्राफ्ट वाला केस है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? नॉर्मल चार्ज। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, अब डायरेक्टर सर्विस दे रहा है तो कंपनी को पकड़ेंगे, डायरेक्टर को नहीं पकड़ेंगे। सर्विसेज सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट, तो कंपनी को नहीं पकड़ेंगे, इंश्योरेंस एजेंट को नहीं पकड़ेंगे, कंपनी से हम टैक्स लेंगे। सर्विसेज सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट, बैंकिंग कंपनी को पैसे दिलवा रहा है उसका रिकवरी एजेंट, तो हम बैंकिंग कंपनी को पकड़ेंगे, सर्विस रिकवरी एजेंट को नहीं पकड़ेंगे। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू कस्टम स्टेशन, ये सब क्या है? जो पोर्ट वगैरह होते हैं वहाँ पे सर्विसेज मिलती हैं, तो यहाँ पे भी दलाल को नहीं पकड़ेंगे, सब मेन पर्सन को पकड़ेंगे। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आप ये सब काम करते हो, आर्टिस्ट को पकड़ेंगे। आर्टिस्ट ये सब है, तो ऑथर और म्यूजिक को नहीं पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे किसको? सीधा पब्लिशर को पकड़ेंगे, म्यूजिक कंपनी को पकड़ेंगे, प्रोड्यूसर को पकड़ेंगे। आप बात समझ में आ रही है? हम यहाँ पे सिंपल समझो, अब छोटे मोटे लोगों को हम नहीं पकड़ेंगे, ना हम पकड़ सकते, तो हम उनको पकड़ रहे हैं जो मोटे लोग इनके थ्रू काम करवाते हैं। अब जैसे सिंपल सोचो, छोटा सा गाना किसी से गंवा लिया, रानू मंडल से गंवा लिया, अब रानू मंडल ने एक गाना गाया, भले 1 करोड़ रुपये उसको मिल गए, उससे हम सब टैक्स नहीं लेंगे, हम उस कंपनी से लेंगे जिसने उस गाने को रिलीज़ किया। समझ रहे हो आप मेरी बात को? 12th पॉइंट, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे भी सर्विसेज मिल रही हैं, तो यहाँ पे भी किसको पकड़ेंगे? हम मेंबर ऑफ सर्विस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे सर्विस ले रहा है, इसको हम पकड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारा एक प्रोसेस पूरा खत्म हो जाता है। चलो अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो बुक के पीछे दिए हुए हैं, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट एक बार डिटेल से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो पहले, एवरेज ट्रेडर क्या है? एक रजिस्टर्ड डीलर है अंबाला का, फर्निशेस फॉलोइंग आपको डिटेल देता है, परचेज एंड सेल की डिटेल दे रहा है, पर्टेनिंग टू मंथ ऑफ नवंबर मंथ की डिटेल आपको दे रहा है। ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखेंगे, कोई इसको क्वेश्चन को टफ नहीं बनाएंगे, सिंपल जो टेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा वही बनाएंगे। देखो डिटेल बता रहा है कि प्रोडक्ट ए परचेज किया लोकल मार्केट से,
जीएसटी लगा 12%। अच्छा इंक्लूडिंग है, ये ध्यान रखना, इंक्लूडिंग मतलब लगा हुआ है। प्रोडक्ट डी परचेज किया लुधियाना से, क्या लगा आईजीएसटी। अब ध्यान समझो, आईजीएसटी कब लगता है पहले ये रिकॉल करो, जब इंटर स्टेट सामान जाता है। ध्यान रखना, तो ये छोटी छोटी रिवाइज करनी पड़ेगी, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, लॉ पढ़ रहे हो आप, लॉ के क्वेश्चन कर रहे हो। तो आईजीएसटी कब लगता है, जब आप इंटर स्टेट सेल करते हो, एक राज्य से दूसरे राज्य में सेल करते हो। तो सेल मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डीलर अहमदाबाद, अहमदाबाद बेच रहा है, देखो कहाँ का है, अम्बाला, देखो क्वेश्चन में कहाँ है, अम्बाला का, सेल कहाँ कर रहा है, अहमदाबाद। प्रोडक्ट ए बेचा, प्रोडक्ट डी बेचा, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट डी टू अ डीलर ऑफ करनाल, करनाल में बेचा 40,000 का। तो 3 सेल हैं, 2 परचेज हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑल दी अबव अमाउंट ऑफ सेल्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अभी जीएसटी लगा नहीं है, आपको लगाना है। कंप्यूट द जीएसटी लायबिलिटी ऑफ एवरेज ट्रेडर इफ एनी फॉर द मंथ ऑफ, आप ये बता दो कितना जीएसटी उसको देना है। तो पहले आंख बंद करो और आंख बंद करके ये सोचो कि सर ने क्या पढ़ा है। सर ने पढ़ा है जो टैक्स हम लगाते हैं माइनस जो हम पे लगता है वो गवर्नमेंट को पे होता है, ठीक है। आउटपुट माइनस इनपुट वो हमारा बनता है टैक्स की पेमेंट। तो इसमें पहले आप सेल्स की फिगर बता दो, सेल्स पे टैक्स निकाल दो कितना है, फिर परचेज पे टैक्स का अमाउंट निकाल दो, दोनों टैक्स को जोड़ो, दोनों टैक्स को जोड़ो मतलब सेल्स के सारा जोड़ो, माइनस करो परचेज सारा, जो आएगा वो टैक्स की पेमेंट आ जाएगी। तो पहले देखो कैसे प्रेजेंट किया हुआ है। प्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है आप इसका फॉलो करें, प्रेजेंटेशन आप अपना भी फॉलो कर सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो देखो पहले इसने क्या पकड़ा है, पहले इसने आपको दिखाया है कि इसने पहले पकड़ा है सेल। तो सेल के लिए पहले इसने पकड़ा अहमदाबाद, अहमदाबाद बेचा तो क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। कितने का सेल था देखो, अहमदाबाद में 50,000 पे 12%, हमें टैक्स से मतलब है अभी, 12 पंचे 60, 6,000। फिर कहाँ बेचा, अहमदाबाद में एक और बेचा 30,000 का, कितना लग गया 18% है इसमें। हाँ लोकल मार्केट में 12% है। हाँ रेट यहाँ पे जो है आपको ऊपर वाले कंसिडर करने हैं, क्योंकि रेट ये वैसे नॉर्मली होता है गुड्स का अलग अलग, लेकिन इसने आपको ए और डी का ऊपर ही बता दिया है परचेज़ के साथ कि एक पे 12% है और एक पे 18%। तो जब हम सेल करेंगे तो भी 12, जब परचेज़ करेंगे तो भी 12, ठीक है। तो पहले आप पकड़ो प्रोडक्ट ए की बात करो, आपने प्रोडक्ट ए को बेचा अहमदाबाद में, तो क्या लगाओगे आप, आईजीएसटी लगाओगे। और प्रोडक्ट ए को खरीदा कहाँ से था आपने, देखो ऊपर लोकल मार्केट से खरीदा था, तो क्या लगा होगा आपके पास, क्या लगा होगा आपके पास, यस प्रोडक्ट ए आपने बेचा, प्रोडक्ट ए पे कितना परसेंट जीएसटी है, 12%। तो आपने आउटपुट कितना लगा दिया, 12% लगा दिया। प्रोडक्ट डी फिर आपने बेचा, कितना परसेंट है, डी का रेट देख लो ऊपर से 18%, तो 18% को बाहर कर दिया 5400 सॉरी, राइट। अब आप ये देखो इन दोनों को सेल करने पे आपको आईटीसी किसी का मिलेगा क्या, अब आप देखो आपने जो परचेज़ की हुई हैं, कितने की, जरा एक बार टोटल कर लो इन दोनों को, 5400 और 82,600, दोनों को टोटल कर लो, जरा दोनों का टोटल कर लो, राइट। एक चीज़ ध्यान से समझो आप, मैंने पीछे क्लास अगर आप रिकॉल करो तो मैंने बताया था कि किस तरीके से मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ टैक्स करेंगे आप, मैंने पीछे पढ़ाया था, उसको रिकॉल करो अगर कॉपी में नोट डाउन किया हुआ है। तो आईजीएसटी को पे करने का सीक्वेंस क्या है, कहाँ से एडजस्ट होगा, सीजीएसटी को पे करने का सीक्वेंस क्या है, कहाँ से एडजस्ट होगा, एसजीएसटी को पेमेंट करने, तो ये प्रोसेस आपको यहाँ पे यूटिलाइज करना है, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। मैं खुद थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो गया था, बट नाउ क्लियर इट इज़। प्रोडक्ट ए का आपने सेल वैल्यू निकाला, प्रोडक्ट डी का सेल वैल्यू निकाला। अब दोनों पे आपने आईजीएसटी लगाया, क्यों, क्योंकि दोनों ही सामान आपने कहाँ भेजा है, प्रोडक्ट ए और डी कहाँ भेजा है, अहमदाबाद। अब आईजीएसटी पे करना है, आईजीएसटी पे करने के लिए आपको इनपुट आईजीएसटी का ही मिलेगा। तो जरा चेक कर लो आईजीएसटी आपने कहाँ पे किया, तो प्रोडक्ट डी जब आपने परचेस किया होगा लुधियाना से, तो आपने आईजीएसटी पे किया, तो आईजीएसटी कितना पे किया होगा, 82,600 पे 18%, और इसमें जुड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग है। तो कैसे निकालेंगे आईटीसी का बेनिफिट, मतलब आईटीसी की वैल्यू 82,600 इंटू 18 डिवाइड बाय 118 क्यों, क्योंकि इसमें टैक्स जुड़ा हुआ है, तो टैक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 6,000 प्लस 5400 माइनस 12,600 आपको पे करना है गवर्नमेंट को 1200 ब्रैकेट में, मतलब आपका इनपुट ज़्यादा हो गया, आउटपुट कम, यानी आपको टैक्स पे नहीं करना। उसके बाद फिर आपने सामान कहाँ भेजा, सेल्स टू करनाल कहाँ है, हरियाणा में सामान बेचा, कितने का बेचा, 40,000 का बेचा, क्योंकि विद इन द स्टेट है तो क्या लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी कितना रेट है, कौन सा वाला गुड्स है, प्रोडक्ट डी बेचा है तो डी पे कितना रेट है, 18%, 9% लग जाएगा, ईच स्टेट ले लेगी, तो एक सीजीएसटी होगा, एक एसजीएसटी और सीजीएसटी। अब उसका इनपुट कैसे मिलेगा, इनपुट मिलेगा, आपको ध्यान रखना है,
आपने ज़रा देखो, आपने इनपुट सेम मार्केट से क्या लिया था, ये रहा, आपने सेम मार्केट से लिया था ना, लोकल मार्केट फर्स्ट देखो 50,400। अब 50,400 का 12% निकालो, इंक्लूडिंग है तो 12 डिवाइड बाय 112, तो कितना आ गया 5,400। इसके दो टुकड़े कर दो 27, तो जो 3600 पे करना था उसमें माइनस हो गया 27, जो 3600 पे करना था माइनस 27, तो 900 आपको गवर्नमेंट को पे करना है, तो 900 आपकी पेमेंट लायबिलिटी आई। अब देखो ऊपर, अब देखो ऊपर आपके 1200 बच गया था। अब इस 1200 को याद करना है, अगर एक्सेस इनपुट बच जाए आईजीएसटी का तो उसको हम सेटलमेंट कर सकते हैं टू पे व्हाट, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो जो 900 मेरे पास 1800 पे करना है, मैं 1200 को एडजस्ट कर लूँगा, कहाँ से 900 पूरा ख़त्म कर दूंगा और बचे हुए 300 को किससे एडजस्ट कर दूंगा, एसजीएसटी से। तो मुझे नेट अमाउंट कितना पे करना है, 600 रुपये, वो भी कौन सा वाला है, ये एसजीएसटी। तो ये आपको प्रोसेस याद करना पड़ेगा। तो पहले मैंने जानबूझ के क्वेश्चन कराया ताकि आपको इसके 2-3 पॉइंट कवर हो जाएं। एक, सीजीएसटी एसजी कब लगता है, आईजीएसटी कब लगता है, दूसरा इनपुट कैसे लेना है, तीसरा मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ टैक्स कैसे करना है। तो इस न्यूमेरिकल को आप ध्यान से करो, कोई प्रॉब्लम है दोबारा पूछो, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करवाता है, राइट।